अस्सलाम वालेकुम एडीपी क्लास। आपका लेक्चर है आज नर्वस सिस्टम के ऊपर। सेकंड चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया था, इसके ऊपर हमारा अगला लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हुआ था जिसमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो हमने किया था। अब इस वाले लेक्चर में हमने इसमें 3 ही टॉपिक हैं मेन इस चैप्टर के अंदर। फर्स्ट टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन है, और सेकंड था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, फिर एंडोक्राइन है। 4 टॉपिक्स हैं न्यूरॉन के अलावा। 3 और सिस्टम्स हैं ब्रेन के जो हमने पढ़ने हैं। इसमें सबसे पहला फर्स्ट जो है वो नर्वस सिस्टम का चार्ट है, एक मेन चार्ट। जैसे इसकी मेन डिवीजन्स क्या है नर्वस सिस्टम की, तो शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यूज में ये चार्ट पूछा जा सकता है कि नर्वस सिस्टम की जो मेन डिवीजन्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो ये चार्ट ही आपने फोकस करना है। इसके अंदर बाकी जो पेज के अंदर इंट्रोडक्शन है, नर्वस सिस्टम की डिस्क्रिप्शन है, वो आपने नहीं करनी, और मेरे ही पॉइंट्स को फॉलो किया करें। अगर कहीं से कोई यूरोपियन ऑथर्स जो रिकमेंडेड बुक्स हैं आपके पास, अगर वहाँ से कोई आपने डाउनलोड की हुई है तो वो भी ठीक है, रिकमेंडेड जो बुक्स हैं वो। लेकिन उसके अलावा कोई और जो बुक्स हैं ऑथर्स की, वो मत कंसल्ट करें। तो नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर 2 मेन ब्रांचेस आ जाती हैं। इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम की डिटेल दी हुई है उन्होंने थोड़ी सी डेफिनेशन है कि सिस्टम ऑफ नर्व्स दैट गिव्स राइज टू बिहेवियर इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम, यानी सिस्टम ऑफ नर्व्स जिनकी वजह से बिहेवियर इफेक्ट होता है। नर्व्स का वो सिस्टम जो बिहेवियर्स को इफेक्ट कर रहा होता है वो नर्वस सिस्टम कहलाता है। मेन एक डेफिनेशन ये है, सिर्फ जो मैंने अंडरलाइन भी की हुई है यही आपने करनी है, बाकी इस पेज के अंदर से और जो इंट्रोडक्शन सारा लिखा हुआ है वो नहीं करना। तो आगे आ जाना है चार्ट के ऊपर। चार्ट को बहुत अच्छी तरह याद करना है और उसको एज इट इज़ ही असाइनमेंट्स में आपने करना है, ताकि वेरिएशन ना आए बच्चों के असाइनमेंट में मेरे लेक्चर से। ठीक है, क्योंकि पेपर फिर मैंने इन्हीं बुक्स में से जो मैं कंसल्ट कर रही हूँ उन्हीं में से मैंने बनाना है। तो अगर आपको कोई और बुक अगर आपके पास आपने डाउनलोड की हुई है तो वो बुक्स भी सिर्फ रिकमेंडेड जो आपकी एंड में 3-4 किताबें दी हुई हैं सिलेबस के एंड में, आपने उन्हीं में से कंसल्ट करनी है। मुझे जो असाइनमेंट जहाँ से बनाई है उसका रेफरेंस मुझे ज़रूर दिया करें एंड में कि किस बुक से बनाई है, ताकि मुझे पता चले कहाँ से आपने मटीरियल दिया है। तो नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर 2 मेन ब्रांचेस हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, उसके अंदर ब्रेन पहले नंबर पर और स्पाइनल कॉर्ड दूसरे नंबर पर। ये मेजर 2 पार्ट्स होते हैं। जो पेरिफेरल होता है ये वो नर्वस सिस्टम है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में से एक्सटेंड होकर नर्व सारी बॉडी के अंदर एक नेटवर्क बिछा रही हैं। जो आउटसाइड द नर्व्स जो आउटसाइड द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाती हैं, और वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाती हैं। उनको पीएनएस कहा जाता है, एब्रीविएशन उनका है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एब्रीविएशन सीएनएस है। अब पीएनएस जो है उसके अंदर, अब सीएनएस में 2 ही मेन पार्ट्स होते हैं, इसकी फर्दर कोई ब्रांचेस नहीं होती, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है और सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है। ऑटोनॉमिक वो होता है जो हमारे इंटरनल बॉडी, ऐसे सेंसिटिव और मोटर न्यूरॉन्स जो हमारे इंटरनल बॉडीली ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे स्टमक को, हार्ट को, लंग्स को, जो इंटरनल बॉडीली ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल ऑटोमेटिकली जो सिस्टम कर रहा है ब्रेन का, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहलाता है। जो सोमैटिक होता है ये वो सिस्टम होता है जो आउटर बॉडीली पार्ट्स को डील करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनर बॉडीली पार्ट्स को डील कर रहा होता है, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम आउटर बॉडीली पार्ट जैसे हमारे आर्म्स हैं, ठीक है, हैंड्स हैं, लेग्स हैं, तो इनको जो डील कर रहा होता है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर फिर फर्दर आगे आ जाती हैं जो जो कुछ हम पढ़ते हैं इसमें। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन हम पढ़ते हैं, लोकेशन ऑफ नर्व्स हम देखते हैं, ठीक है, वे कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। तो ये चीज़ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। और नर्व्स का हम इसमें जब स्पाइनल कॉर्ड वगैरह पढ़ेंगे तो अभी हम स्पाइनल कॉर्ड के अंदर स्पाइनल नर्व्स पढ़ लेंगे और ब्रेन के अंदर क्रेनियल नर्व्स आ जाएंगी। तो ये दोनों चीज़ें इस टॉपिक के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाले में ये कवर हो जाएगी। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन ऑलरेडी हो चुका है आपका। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है इसके अंदर फर्दर फिर कोई और ब्रांचेस नहीं है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर 2 मजीद सब ब्रांचेस आ जाती हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक होता है नर्वस सिस्टम, ये वो सिस्टम होता है जो अराउजल बॉडीली स्टेट्स, जब एक्टिव होती है बॉडी, बहुत ज़्यादा हाइपर होती है, टेंशन की स्टेट में होती है, तो उस वक्त ये एक्टिव हो रहा था, तो उसको हम सिंपैथेटिक कहते हैं। तो इसके ऑपोजिट होता है पैरासिम्पैथेटिक, जब बॉडी पीसफुल कंडीशंस में होती है, बिल्कुल आरामदेह हालत में मौजूद होती है, तो उस वक्त जो है वो ये सिस्टम एक्टिवेट होता है पैरासिम्पैथेटिक का। इनकी डिटेल अभी हम आगे जब मैं डिटेल में कराऊंगी तो फिर मैं बता दूंगी। अभी मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन आपको दिया है। अभी हमने स्टार्ट करना है पहले नंबर पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर पहला पार्ट ब्रेन है और दूसरा पार्ट स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम अभी हम स्टार्ट करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर भी उन्होंने ब्रांचीफाई किया हुआ है इसको, जैसे उन्होंने ये चार्ट बना के इसको ब्रांचीफाई किया, बहुत सिंपल फॉर्म में है, तो ये आपने अच्छी तरह इसको मेमोराइज़ कर लेना है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस के अंदर जब चार्ट आता है तो उसको आपने राइट साइड से पढ़ना शुरू करना है। पहले नंबर पर आ रही है, लेफ्ट साइड से पढ़ना शुरू करेंगे, पहले साइड पर आ रही है ब्रेन और नेक्स्ट नंबर है स्पाइनल कॉर्ड का। जो ब्रेन है उसके अंदर आपने राइट साइड से पहले पढ़ना है, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, आपने इसको ऐसे स्टडी करना है। पहले 4 नंबर पर 4 ब्रेन करेंगे, फिर मिड ब्रेन, फिर हाइंड ब्रेन, तरतीब ऐसे ही आती है ब्रेन के पार्ट्स की, ठीक है।
तो फोर ब्रेन जो है उसके अंदर जो सब पार्ट्स आते हैं वो सारे उन्होंने साथ नीचे चार्ट बना के वाजे कर दिए हैं। फोर ब्रेन के अंदर पहला सब स्ट्रक्चर आता है सेरिब्रम का। सेरिब्रम के अंदर फिर फर्दर दो सब पार्ट्स आ जाते हैं, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। आगे अगले नंबर पर आता है सेरिब्रम के बाद सेकंड सब पार्ट आता है कॉर्टेक्स का। तो कॉर्टेक्स के अंदर फर्दर फोर लोब्स आते हैं जिनकी डिटेल हम साथ साथ कर लेंगे। अभी फ्रंटल लोब है, पेरिटल लोब है, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल है। थर्ड पार्ट फोर ब्रेन के अंदर आ रहा है थैलेमस का। फिर फोर्थ पार्ट आ रहा है हाइपोथैलेमस का। फिर फिफ्थ आ रहा है ऑल्फैक्टरी लोब। सिक्स आ रहा है रेटिकुलर सिस्टम का। सेवंथ है लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, फोर ब्रेन जो है ये लंबा पोर्शन होता है, बड़ा पोर्शन होता है। 90% ऑफ द ब्रेन का पोर्शन जो है वो फोर ब्रेन पर मुश्तमिल होता है। तो फोर ब्रेन के अंदर पहले सेरिब्रम आता है, फिर कॉर्टेक्स आता है, फिर थैलेमस है, फिर हाइपोथैलेमस है, फिर ऑल्फैक्टरी बल्ब है, फिर रेटिकुलर सिस्टम है, फिर लिम्बिक सिस्टम है। तीसरे नंबर पर आ जाता है हाइंड ब्रेन। पहले नंबर पर फोर ब्रेन, दूसरे पर मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है उसके अंदर फर्दर ब्रांचेस कोई नहीं है, ये सेंट्रल पोर्शन ऑफ द ब्रेन होता है। अभी हम आगे इसकी डिटेल पढ़ते हैं। थर्ड पोर्शन जो है वो इसमें हाइंड ब्रेन का है। हाइंड ब्रेन के अंदर पहला स्ट्रक्चर जो है वो आता है सेरिबलम का। ठीक है, अब सेरिब्रम और सेरिबलम में डिफरेंस है। सेरिब्रम जो है ये पार्ट ऑफ फोर ब्रेन है और सेरिबलम जो है ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। डबल एल वाला जो सेरिबलम है ये हाइंड ब्रेन में आता है और सेरिब्रम BRUM वाला जो है वो फोर ब्रेन में है। अब हाइंड ब्रेन के अंदर सेरिबलम पहले नंबर पर है, फिर बोन्स है और फिर मेड्यूला आता है। ठीक है, अब सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेन के अंदर हमने, ब्रेन पहली डिवीजन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, CNS की, और स्पाइनल कॉर्ड दूसरी सब डिवीजन है। फर्स्ट सब डिवीजन ब्रेन के अंदर फर्स्ट पार्ट जो है वो फोर ब्रेन है, जो कि सबसे बड़ा पार्ट है और इसमें ज़्यादा सब पार्ट्स मौजूद हैं। ये हमने पहले पढ़ना है। तो पहले थोड़ा सा एक ब्रेन का इंट्रोडक्शन हम देख लें कि ब्रेन जो है वो सबसे डेलिकेट स्ट्रक्चर है, मास्टरपीस ऑफ द बॉडी है, कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी है। ये कंट्रोल करता है हमारे हायर मेंटल प्रोसेसेस जो हैं उनको, थॉट को, सेंसरी मैयर को, रीजनिंग को, मेमोरी को। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड कैरी करता है मेंटल प्रोसेसेस को सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन के लिए, और यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो प्रोसेस होती है प्रॉपर तरीके से और फिर आगे ऑर्डर ब्रेन उसके मुताबिक कन्वे करता है। अब ब्रेन का जो वेट है ऑलमोस्ट 46 ऑन्स मेल्स में होता है, 44 ऑन्स फीमेल्स में होता है। वेट का डिफरेंस है मेल्स और फीमेल्स में, लेकिन इस डिफरेंस का इंटेलिजेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये प्रूव हो चुका है कि ब्रेन का साइज़ जो है वो इंटेलिजेंस को इफेक्ट नहीं करता। लेकिन ब्रेन की प्रोपोर्शनैलिटी, ब्रेन का वेट जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के वेट से एटलीस्ट 50 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए। और ये वेट जो है, इसमें जो प्रोपोर्शनैलिटी है वेट की स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर, ये प्रोपोर्शनैलिटी जो होती है ये इंटेलिजेंस को डिटरमिन करती है। ये अब लेटेस्ट मोस्ट रिसर्चेस में ये चीज़ सामने आई है कि ब्रेन का वेट और स्पाइनल कॉर्ड की जो आपस में प्रोपोर्शनैलिटी है, ये प्रोपोर्शनैलिटी इंटेलिजेंस लेवल्स को डिटरमिन कर रही होती है। अब आगे आ जाता है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में मैंने भी आपको पहले बताया कि इसके जो ब्रेन है उसके अंदर थ्री मेन, उसका स्ट्रक्चर जो है ब्रेन का, उसको हम थ्री मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये बहुत अच्छी सामने जो दो पिक्चर्स दी हुई हैं ये वाजे भी हैं आपको, और बहुत अच्छी उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन इसके अंदर दी हुई है जो मेन जो इसके पार्ट्स हैं उसके हवाले से। ठीक है, आपने ये गौर से देखनी है, यहाँ से चाहे प्रिंटर में से ले लें चाहे मेरे से फिर फोटो कॉपी करवा लें। जो बुक जब आप आएँ तो इसमें से जो मटेरियल है बहुत अच्छा उसमें ब्रेन की एक्सप्लेनेशन है। इस पिक्चर के अंदर थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन भी है सब पार्ट के साथ, और साथ उन्होंने जो है वो इसको वाजे किया हुआ है कि कैसे हर पार्ट जो है उसका मेन फंक्शन क्या है। इसके साथ साथ मेन डिटेल भी हमने पढ़नी है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये वाला क्वेश्चन, लेकिन ज़्यादातर इसके अंदर से भी शॉर्ट और MCQ ज़्यादा आते हैं। हर ब्रेन का फंक्शन क्या है, अगर ब्रेन के अंदर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कोई फॉल्ट होने की वजह से क्या प्रॉब्लम सामने आते हैं, बिहेवियर्स के अंदर क्या चीज़ जो है वो ड्रॉबैक्स में आ जाती है इसके, यानी ख़राबी होने की सूरत में। तो ये है सारी डिटेल। फोर ब्रेन जो है उसके अंदर अब पहला सब स्ट्रक्चर आता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन वैसे हम पहले एक जनरल देख लेते हैं कि फोर ब्रेन जो है ये सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का और ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा होता है। इट इज़ द मोस्ट डेवलप पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट फॉर्म्स 90% पार्ट ऑफ द होल ब्रेन। होल ब्रेन का 90% ये बना रहा होता है और इसी के अंदर सब पार्ट्स मौजूद होते हैं। सबसे पहला बड़ा सा पार्ट इसके अंदर होता है सेरिब्रम का। सेरिब्रम जो होता है ये फर्स्ट एक्सटेंशन होती है जो फोर हेड से शुरू होते हुए बैक ऑफ द हेड तक जाती है, यानी पूरे ऑलमोस्ट जो ये ब्रेन है उसको कवर कर रही है। तो आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन हम कह सकते हैं कि सेरिब्रम होती है। ठीक है, तो सेरिब्रम जो है
ये तकरीबन सेरिब्रम जो होती है सेंटर में से ये इक्वल हाफ्स में इसको डिवाइड करती है। एक लंबी बड़ी सारी गहरी क्लेफ्ट होती है, गहरी क्लेफ्ट या मीन खाई की तरह की एक क्लेफ्ट होती है, खाई होती है एक तरह से, जो दरमियान में से डिवाइड करती है इन दो लोब्स को। सेरिब्रम के दो लोब्स होते हैं, एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है और एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, ठीक है। दो लोब्स होते हैं, सेंटर में से ये एंड में जाके बिल्कुल गहराई में जाके ये जुड़े हुए होते हैं। जैसे आपको पिक्चर साइड वाली आप देखिए उसमें भी क्लेफ्ट आपको वाजे हो रही है, लेकिन पिक्चर में इतनी वाजे नहीं हो रही। सेंटर में बिल्कुल एक गहरी सी लाइन होती है जिसको क्लेफ्ट कहा जाता है। ये ब्रेन की सेरिब्रम जो होता है उसको टू मेन एरियाज में डिवाइड करी होती है। एक को राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहा जाता है और एक को लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों ऊपर से तो अलग और बिल्कुल अलग नजर आती हैं, लेकिन एंड में जाके नीचे से ही जुड़ी होती हैं। कॉर्पस कैलोसम एक स्ट्रक्चर होता है उसके साथ, ये दोनों एंड में से डेप्थ में जाके ये ब्रेन के दोनों स्फीयर्स जो हैं उनको ये जोड़ होती हैं। उसके लिए ये टर्म यूज़ होती है कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो होता है दोनों हेमिस्फीयर्स को जोड़े हुए होता है। अब हेमिस्फीयर्स का फंक्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोनों, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। पहला पॉइंट इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। फिर लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है वो राइट पार्ट ऑफ द बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी जो है ब्रेन का जो पार्ट भी एक्टिव होता है वो ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। लेफ्ट साइड ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, राइट साइड ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। उसके अलावा जो मेन फंक्शंस होते हैं राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर्स के, वो क्या होते हैं, जो राइट हेमिस्फीयर होता है वो कंट्रोल करता है ज़्यादातर जो ये नॉर्मली जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है स्पीच प्रोडक्शन में, बोलने के हवाले से, ठीक है। तो राइट हेमिस्फीयर होता है उसका जो रोल होता है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लेफ्ट हेमिस्फीयर स्पीच प्रोडक्शन में और राइट हेमिस्फीयर जो होता है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में ज़्यादा उसका जनरल रोल होता है। उसके अलावा जो लेफ्ट हैंड राइट हैंडर लोग होते हैं उनमें भी डिफरेंस होता है कि लेफ्ट हैंडर्स जो पीपल होते हैं उसके अंदर राइट साइड ऑफ द ब्रेन उनका लर्निंग और मेमोरी के लिए डेवलप्ड होता है ज़्यादा, और जो राइट हैंडेड पीपल होते हैं उनका लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन जो होता है वो मेमोरी के लिए, लर्न करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए मवाद को वो जो है वो फंक्शनल होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कॉर्टेक्स, ठीक है। अब जो सेरिब्रम है बेसिकली आउटर कवरिंग है, और सेरिब्रम जो होती है ये आउटर कवरिंग जो होती है ये एक मेन जो जनरल आउटर कवरिंग है वो टू मेन स्फीयर्स में डिवाइडेड होती है। दरमियान में एक लेफ्ट होता है जो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को डिवाइड कर देता है, और इनके अलग अलग फंक्शंस हैं। राइट लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट पार्ट ऑफ द बॉडी को। उसके अलावा इनके अलग अलग फंक्शंस भी हैं। जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो स्पीच प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट है, राइट जो होता है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में। और इसके अलावा मैंने राइट और लेफ्ट हैंडर्स में जो डिफरेंस है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो होती है ये थिक लेयर होती है जो कि सेरिब्रम के अंदर मौजूद, उसके नीचे एक आउटर जो मेन है कवरिंग उसके नीचे ये मौजूद होती है, थिक लेयर होती है। और सेरिब्रम से जस्ट नीचे बिल्कुल आउटर कवरिंग सेरिब्रम होती है, उससे जस्ट नीचे कॉर्टेक्स मौजूद होती है, और एक 3 इंचेस थिक लेयर होती है, 3 मिलीमीटर बल्कि थिक लेयर होती है, 3 मिलीमीटर के बराबर ये थिक होती है, और हेमिस्फीयर्स को कवर कर रही होती है दोनों तरफों से। ग्रे मैटर पर मुश्तमिल होती है ज़्यादातर ये, वैसे वाइट मैटर भी इसके अंदर मौजूद होता है। तो लेयर्स ऑफ कॉर्टेक्स होती है उसके अंदर हर तरह की सेंसरी और मोटर नर्व्स जो हैं वो पाई जाती हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स कौन से होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं। सेंसरी वो होते हैं जो सेंस ऑर्गन से मैसेजेस लेकर ब्रेन तक जा रहे होते हैं, जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो ब्रेन से ऑर्डर वापस ला रहे होते हैं। ये मेन चीज़ है जो आपने याद रखनी है कि 3 मेन तरह के न्यूरॉन है, सेंसरी, मोटर और इंटरकनेक्टरी, जो पिछले लेक्चर में भी मैंने बताए थे। सेंसरी जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सेंसरी ऑर्गन से इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक लेकर जाते हैं, जबकि मोटर जो होते हैं वो ऑर्डर्स ब्रेन से वापस ऑर्गन्स तक लेकर जा रहे होते हैं। तो कॉर्टेक्स जो है ये एक थिक लेयर होती है जो 3 मिलीमीटर मोटी होती है, और इसके अंदर डिफरेंट तरह के फोर्स मौजूद होते हैं जिसमें सेंसरी और मोटर दोनों तरह की नर्व्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। और जो मैन का नॉलेज होता है, सारा इंटेलिजेंस है, उसकी एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो कन्वर्शंस होती हैं, जो बल्क आया हुआ ये पोर्शन होता है प्रॉपर, जैसे नीचे डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल कॉन्वोल्यूटेड पोर्शन होता है। तो ये इंटेलिजेंस को शो कर रहा होता है, एक्सपीरियंस को, नॉलेज को, ये सारा इन्हीं जो कॉर्टेक्स की लेयर्स होती हैं इन्हीं को शो करता है। कॉर्टेक्स की जितनी ज़्यादा, ये अब रिसर्च प्रूव हुई है कि जितनी ज़्यादा फोल्ड्स होते हैं कॉर्टेक्स के अंदर उतना पर्सन इंटेलिजेंट ज़्यादा होता है, और जब इन फोल्ड्स को खोला जाता है तो ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट 670 स्क्वायर लंबी पट्टी हासिल होती है। इतना ज़्यादा कॉन्वोल्यूटेड पोर्शन होता है, और कॉन्वोल्यूशंस के अंदर वो जो कॉर्टेक्स है वो आया हुआ होता है। जब खोलें तो एक स्ट्रेट पट्टी जो है हमें मिलती है।
तो लेयर्स ऑफ कॉर्टेक्स जो होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इनका ख़ास एक रोल ये आपस में जो है वो 4 मेन जो लोब्स हैं उसमें ये डिवाइड होती है। ये वाली जो कॉर्टेक्स की लेयर होती हैं इनमें 4 मेन लोब्स जो हैं वो हमें नज़र आती हैं। एक मैंने आपको शुरू में बताया था क्लेफ्ट है बड़ी सी जो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर के दरमियान है। इसी तरह की छोटी गहरी जो खाइयाँ होती हैं वो मौजूद होती हैं इन चारों लोब्स के दरमियान, जो इन चारों लोब्स को डिफ्रेंशिएट कर रही होती हैं। आप अपने गूगल पर सर्च करेंगे तो कलर डायग्राम में 4 लोब्स वाली डायग्राम्स आपको आसानी से गूगल सर्च में आपको मिल जाएंगे, जिसमें कलर्ड फॉर्म में उन्होंने लोब्स को डिफ्रेंशिएट किया होता है। तो वहाँ से आपको पता चल जाता है कौन सा फ्रंटल लोब है। 4 मेन जो कॉर्टेक्स के अंदर लोब होते हैं, सबसे पहला लोब फ्रंटल लोब होता है, उसके जस्ट पीछे पैरिटल लोब होता है और उसके जस्ट नीचे की तरफ फ्रंटल लोब के नीचे की तरफ होता है टेम्पोरल लोब। आप डायग्राम में गौर से देखें तो यहाँ नज़र आ रहा है। और सबसे एंड में पीछे जाकर होता है ऑक्सीपिटल लोब। पहला लोब फ्रंटल है, उससे जस्ट पीछे पैरिटल लोब है। इन फ्रंटल लोब से जस्ट नीचे की तरफ जो है वो टेम्पोरल लोब होता है और सबसे एंड में पीछे की तरफ जो है कॉर्टेक्स के पोर्शन होता है उसके अंदर ऑक्सीपिटल लोब मौजूद होता है। जो फ्रंटल लोब होता है ये लोकेट करता है एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन में, यानी अगली तरफ ब्रेन के ये मौजूद होता है। एक्सटेंड कर रहा होता है रोलैंडो पोर्शन तक। रोलैंडो जो है वो एक तरह से छोटी सी एक धड़ाड़ होती है जिसका नाम, जैसे दरमियान में एक क्लेफ्ट पहले हमने पढ़ी थी, ऐसी एक छोटी क्लेफ्ट होती है जो दोनों ग्लोब्स को टेम्पोरल को पैरिटल को सेपरेट कर रही होती है। तो रोलैंडो तक ये एक्सटेंड हुआ होता है, फोरहेड से ये शुरू होता है। अपर पार्ट इसका जो है वो मोटर कॉर्टेक्स को, जो अपर पार्ट इसका होता है उसमें मोटर न्यूरॉन ज़्यादा होते हैं जो मूवमेंट कंट्रोल करते हैं लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी की। और जो फ्रंटल लोब के पिछला पोर्शन होता है, अगला पोर्शन जो है वो निचले बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है और जो पीछे वाला पोर्शन होता है वो ऊपर वाले बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो मोटर एरिया जो होता है उसके अंदर ये वाले जो मूवमेंट्स वगैरह होती हैं हमारी बॉडी की उनको ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा स्पीच जो है उसमें भी इसका रोल होता है। ये वाला पोर्शन जो है ये स्पीच के अंदर लिप्स की, आइज़ की मूवमेंट को, नोज़ की, फोरहेड की, फेशियल जो जितनी मूवमेंट होती है उनको भी ये कंट्रोल कर रहा होता है। स्पीच जो है वो भी इसके साथ जो है वो लिंक्ड होती है। अगर डैमेज हो जाता है ये वाला पोर्शन तो फिर क्या होता है, हमारी मूवमेंट जो है बॉडी की वो ज़्यादा, रेलिवेंट ऑर्गन जो होते हैं उसकी जो मूवमेंट है या रेलिवेंट ऑर्गन का जो फंक्शन होता है वो फिर डिस्टर्ब हो जाता है। यानी इसमें उन्होंने बताया कि जो मोटर वाला जो फ्रंटल लोब वाला एरिया है ये किन ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। ज़्यादातर हमारे जो फेशियल ऑर्गन्स हैं, हैंड्स हैं, लेग्स हैं, उनकी जो मूवमेंट होती है उनको कंट्रोल करता है। लिप्स, आइज़ वगैरह, नोज़, फोरहेड जो है उनको कंट्रोल कर रहा होता है। अगर ये यहाँ कोई डिस्टर्बेंस हो रही है तो यहाँ डिस्टर्बेंस होने की वजह से ये मुतल्लिका ऑर्गन्स अपना फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाते और मूवमेंट भी पर्सन की डिस्टर्ब होती है। सेकेंड लोब है पैरिटल लोब। ये फ्रंटल लोब के जस्ट पीछे की तरफ मौजूद होता है। पैरिटल लोब और डायग्राम के अंदर ये उन्होंने इसको जो है वो किया हुआ है हाईलाइट भी। तो पैरिटल लोब जो होता है ये फ्रंटल लोब के जस्ट पीछे होता है और ये कनेक्टेड होता है सेंसरी एरिया से। अब देखें फ्रंटल लोब मोटर एरिया से कनेक्टेड होता है और ये फंक्शंस जो ब्रेन ने ऑर्डर देने होते हैं ये उन न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है, जबकि पैरिटल लोब सेंसरी न्यूरॉन्स पर, जो सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, ये वो होता है। ये वाला कॉर्टेक्स जो है ये इसमें भी ऐसे ही होता है कि पैरिटल लोब का अगला हिस्सा जो होता है ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के से इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है और जो पीछे वाला हिस्सा पैरिटल लोब का होता है वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन से इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा होता है। फिर आता है टेम्पोरल लोब। अब पैरिटल लोब जो है इसमें उन्होंने कहा कि सेंसेशंस चूँकि हम रिसीव करते हैं तो सेंसेशन कोल्ड की, पेन की, हीट की, टच की हम रिसीव कर रहे होते हैं। अगर इस एरिया में कोई डैमेज आता है तो फिर सेंसेशंस फील होना बंद हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब जो है ये बिहाइंड द फ्रंटल लोब होता है, जस्ट नीचे की तरफ होता है फ्रंटल लोब के। तो ये लोब जो है वो हियरिंग से कनेक्ट होता है, स्मेल और टेस्ट भी इसके साथ रिलेटेड होते हैं। और अगर यहाँ कोई डिसफंक्शन हो जाता है, डिफेक्ट आता है तो इंडिविजुअल जो उसकी एबिलिटी टू टेस्ट, डिस्टिंग्विश करना स्मेल में और ये सारी जो फ्रेगनेंस है, खुशबू वो नहीं आती, तो ये फिर डिस्टर्बेंसेस यहाँ आती हैं। नेक्स्ट एंड में पीछे की तरफ, सबसे एंड में पीछे की तरफ छोटा सा पोर्शन होता है जिसको ऑक्सीपिटल लोब कहा जाता है। ऑक्सीपिटल लोब जो है वो विजन से जो है वो डील करता है। विजुअल एरिया इसके अंदर मौजूद होता है। सारी सेंसेशन लाइट के हवाले से, विजन के हवाले से यहाँ आ रही होती है और यहाँ से जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो इन्फॉर्मेशन लेकर फिर रेटिना से सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ रिसीव हो रही होती है। ठीक है, विजन के हवाले से इन्फॉर्मेशन या सेंसेशन यहाँ रिसीव होती है। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर विजन डिस्टर्ब हो सकता है और वो विजन के हवाले से जो हमें मिल रही होती है इन्फॉर्मेशन वो नहीं रिसीव होती। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ 4 ब्रेन, यानी 4 ब्रेन जो है उसके अंदर मेजर एरियाज़ जो थे वो अभी हमने देखे हैं। कौन कौन से देखे हैं मेजर एरियाज़ जो 4 ब्रेन में हमने देखे हैं? सेरिब्रम और कॉर्टेक्स। ठीक है, अभी हमने इसके जो है वो
थैलेमस हाइपोथैलेमस वगैरह भी अभी हम देखते हैं। अभी हम ये कॉर्टेक्स का सिर्फ मेन फंक्शन देखते हैं कि इसके अंदर जो मेन फोर ब्रेन के जो कॉर्टेक्स वाला सेरिब्रम का एरिया था उसके अंदर मेन फंक्शन उसके क्या है। उसमें 4-5 मेन एरियाज़ हैं। मोटर एरिया होता है, सेंसरी एरिया होता है, विजुअल एरिया, ऑडिटरी, टेम्पोरल और स्पीच एरिया। ये भी मैंने साथ साथ भी आपको फंक्शन में बता दिया है। मोटर एरिया फ्रंटल लोब से डील कर रहा होता है, सेंसरी एरिया जो है वो पैरिटल लोब से डील कर रहा होता है, विजुअल एरिया ऑक्सीपिटल लोब से, ऑडिटरी एरिया जो है वो उसे डील करता है टेम्पोरल लोब से, और टेम्पोरल एरिया जो है उसमें हियरिंग और टेस्ट के हवाले से भी सेंसेशंस आ रही होती हैं। स्पीच एरिया ब्रूकास एरिया होता है जो फोर ब्रेन के अंदर मौजूद होता है, ब्रूका एरिया जो स्पीच के हवाले से इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट सब स्ट्रक्चर जो आ रहा है, अब हमारे 2 सब स्ट्रक्चर हो गए हैं फोर ब्रेन के अंदर, सेरिब्रम और कॉर्टेक्स। अगला सब स्ट्रक्चर है थैलेमस का। थैलेमस एग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बंडल ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो इंटरकनेक्ट कर रहे होते हैं, और ये थैलेमस को खासतौर पर रेले स्टेशन कहा जाता है। RELAY, रेले मीन्स इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन्स का काम करता है। ये ऊपर वाली न्यूरॉन्स या ऊपर वाले मैसेजेस को ब्रेन के नीचे कन्वे कर रहा होता है, ब्रेन से नीचे वाले मैसेजेस को बॉडी से जो आ रहे होते हैं उनको ब्रेन के अपर पार्ट तक ये लेके जा रहा होता है। एक तरह से ये रेले स्टेशन का काम करता है और इंटरकनेक्ट कर रहा होता है ये आपस में इनको न्यूरॉन्स को। ठीक है, इंटरकनेक्टिव फंक्शन जो है ये परफॉर्म करता है, और यहाँ से इन्फॉर्मेशन ये जो है वो ब्रेन स्टेम से इन्फॉर्मेशन ब्रेन के अपर पार्ट तक पहुँचाता है, ब्रेन के अपर पार्ट से इन्फॉर्मेशन ब्रेन के लोअर पार्ट तक पहुँचाता है। विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल, गेस्टेशनरी इन्फॉर्मेशन सारी जो होती है, गेस्टेशनरी जो होती है वो टेस्ट के हवाले से होती है, टैक्टाइल टच के हवाले से होती है, ऑडिटरी सुनने के हवाले से, विजुअल देखने के हवाले से। ये सारी सेंसेशंस को कॉर्टेक्स तक पहुँचाता है और वहाँ से पैगाम को नीचे तक लाता है। और स्लीप और वेकिंग में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा ये रेटिकुलर फॉर्मेशन से भी रिलेट करता है। रेटिकुलर फॉर्मेशन एक गुच्छा सा होता है जो हमारी स्पाइनल जो एंड वाला पोर्शन हाइंड पेन होता है उसे उसके जस्ट हाइंड पेन के पीछे की तरफ ये लोकेटेड होती है रेटिकुलर फॉर्मेशन। और ये स्लीप के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेकिंग के हवाले से। अगर यहाँ कोई डैमेज आ जाता है रेटिकुलर फॉर्मेशन में तो कॉमा की कैफियत जो है वो तारी हो सकती है पर्सन पर, कॉमा में चले जाते हैं पर्सन। थैलेमस से जस्ट नीचे हाइपोथैलेमस होता है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो थैलेमस के साथ ही जो है वो होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जो थैलेमस है ये एक तरह से जो थैलेमस है, थैलेमस से जस्ट नीचे की तरफ हाइपोथैलेमस होता है। आप अपने पास भी इसमें ये पिक्चर्स इतनी क्लियर नहीं आ रही हैं, आप ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ये वाली फाइल सेंड कर देती हूँ, वहाँ उसको बड़ा करके देख लें। यहाँ आपके पास अगर गूगल सर्च है तो आप वहाँ से कलर डायग्राम्स जो हैं वो निकालें इनकी, और वहाँ से ब्रेन के स्ट्रक्चर, कई दफ़ा ब्रेन का खाली मेन लोब्स ड्रॉ करना आ जाता है, ब्रेन का मेन स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, उसमें क्या मेन पार्ट्स होते हैं ये आ जाता है, और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है पेपर में। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है सारी। ठीक है, अब आपने देखना है थैलेमस से जस्ट नीचे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, एग लाइक स्ट्रक्चर थैलेमस होता है। दोनों से हेमिस्फीयर्स में ये पड़े हुए होते हैं एग लाइक स्ट्रक्चर, और दो इससे जस्ट नीचे थैलेमस से होती है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको हाइपोथैलेमस कहा जाता है। हाइपोथैलेमस का साइज़ एक मटर के दाने के बराबर होता है, और ये सेंसेशन, इमोशन और मोटिवेशंस में इन्वॉल्व होता है। हमारी कंट्रोल करता है, हमारी हंगर को, थर्स्ट को, सेक्शुअल बिहेवियर को, स्लीप को, एग्रेशन को, ये सारी चीज़ें जो हैं इसी के अंडर कंट्रोल होती हैं। अगर ये डिफेक्टेड हो जाता है तो इमोशंस प्रॉपर फील करना और मोटिवेशन जो है पर्सन के अंदर वो अराइज़ नहीं होते, और स्पेशली जो है वो इमोशंस और मोटिवेशंस को ये डील करता है ये वाला एरिया हाइपोथैलेमस का। अब भूख को स्टार्ट करना, स्टॉप करना, इस तरह ये सारे फंक्शन जो हैं इसी के तहत हो रहे होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ऑल्फैक्टरी लोब का। ऑल्फैक्टरी लोब जो होता है वो सेंस ऑफ स्मेल के हवाले से होता है, और ये ज़्यादातर मौजूद होता है एनिमल्स के अंदर, और उनके अंदर ये उनकी जो एबिलिटीज़ जो स्मेल होती है उसको ये कंट्रोल कर रहा होता है। नेक्स्ट आ जाता है अगला पार्ट जो है वो मिड ब्रेन है। फोर ब्रेन सारा कवर हो गया, उसके अंदर सब पार्ट हमने कर लिए हैं। कॉर्टेक्स, सेरिब्रम हमने किया है, कॉर्टेक्स हमने किया है, ठीक है। फिर हमने किया उसके अंदर थैलेमस, हाइपोथैलेमस, फिर ऑल्फैक्टरी बल्ब किया, रेटिकुलर फॉर्मेशन का मैंने बताया, फिर लिम्बिक सिस्टम है उसके अंदर, ठीक है। तो लिम्बिक सिस्टम वगैरह जो होते हैं ये मेमोरी के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, और ये भी सेंटर में होते हैं ब्रेन के अपर पार्ट के, जो मेमोरी को जो है वो अगर यहाँ पर लिम्बिक सिस्टम के एरिया में कोई डैमेज आ जाता है तो मेमोरी लॉस हो सकता है। मिड ब्रेन का जो पोर्शन होता है बिल्कुल सेंटर में होता है, हाइंड ब्रेन को, फोर ब्रेन के, इन दोनों ब्रेन्स को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। ये भी एक रेलवे स्टेशन के तौर पर ही काम करता है। इसका मजीद कोई और जो फंक्शन है वो ये है कि साइट्स और हियरिंग में इन्वॉल्व होता है, लेकिन ये मेनली इंटरकनेक्ट कर रहा होता है ब्रेन के दोनों पार्ट्स को आपस में। मिड इसको इसी सेंट्रल पोर्शन ऑफ द ब्रेन कहा जाता है। हाइंड ब्रेन जो है वो सबसे बैक एरिया ऑफ द ब्रेन होता है, इसमें 3 सब स्ट्रक्चर आ जाते हैं, सेरिबलम, पोन्स और मेड्यूला। ये आपने याद रखना है, सेरिबलम जो है वो हाइंड ब्रेन में आता है, सेरिब्रम जो है वो फोर ब्रेन में आता है। सेरिबेलम 2 स्ट्रक्चर होते हैं गोल गोल से, ये इन्होंने जो ब्रेन का आपको व्यू दिखाया हुआ है वो कट करके सेंटर में से दिखाया हुआ है। वैसे अगर ऊपर से टॉपिकल व्यू में हम देखें तो ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स जो होते हैं उनके साथ पीछे की तरफ एंड में जाके जहाँ स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है वहाँ 2 छोटे छोटे गोल बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको सेरिबेलम कहा जाता है। ये 10% ऑफ द ब्रेन को बनाते हैं और इनको स्मॉल ब्रेन भी हम कहते हैं।
फंक्शंस इनके क्या हैं कि नर्व्स जो होती हैं वो ये नर्व्स के ट्रैक्स को टाउट रखते हैं, यानी उनको इंटैक्ट रखते हैं, उनको उनकी सही कंडीशन में रख रहे होते हैं। और वॉलंटरी मूवमेंट जो बॉडी के अंदर होती हैं, जो हम अपनी कोशिश से कर रहे होते हैं, उनको ये कोऑर्डिनेट करती हैं। सेरिबेलम जो है इनको कोऑर्डिनेट करता है बॉडीली मूवमेंट को, और कोऑर्डिनेट करता है हमारी मसल मूवमेंट्स को, और बॉडी इक्विलिब्रियम को कायम रखता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि बॉडी का बैलेंस, जो मूवमेंट का चलने के दौरान जो बैलेंस होता है उसको ये कंट्रोल करता है। यहाँ पर अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है तो हमारी सेंसरी और मोटर फंक्शंस जो हैं वो लॉस हो सकते हैं। पर्सन की वॉकिंग की एबिलिटी जो है, जर्की मूवमेंट हो जाती है और बैलेंस रखकर चलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा वो डांसिंग तरह की मूवमेंट होती हैं, और उसकी जो है वो गिर भी सकता है और चक्कर जैसे आते हैं, और जर्की मूवमेंट्स जो हैं बॉडी के अंदर वो उसकी हो जाती हैं। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है बॉडी का। और अगर एनिमल्स में या बर्ड्स में ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है इस पोर्शन के अंदर का, हाइंड ब्रेन का, तो फिर वो बर्ड्स जो होते हैं उनके जो विंग्स होते हैं वो नीचे को गिर जाते हैं, उनकी जो उड़ने की एबिलिटी होती है वो फिर उनकी डिस्टर्ब होती है। नेक्स्ट है पोन्स। पोन्स जो हैं, अब पोन्स जो हैं ये नेक्स्ट टू द सेरिबेलम स्ट्रक्चर होता है। ये कनेक्ट करता है बोथ हेमिस्फीयर्स को ऑफ द ब्रेन थ्रू द कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, जो पोन्स होते हैं ये बिल्कुल, आप देखिए इसके अंदर डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है, सबसे एंड वाला जो पोर्शन लंबा सा एक आधा आधा कटा हुआ गोल हिस्सा नीचे की तरफ है सबसे, वो सेरिबेलम होता है। उसके सामने की तरफ देखें आगे उन्होंने मार्क किया हुआ है पोन्स। तो पोन्स थोड़ा सा एक उभार की तरह का स्ट्रक्चर होता है, जो ये रीढ़ की हड्डी से जस्ट ऊपर, उससे ज़रा सा ऊपर होता है। रीढ़ की हड्डी के साथ जो जुड़ा हुआ पोर्शन होता है वो होता है मेड्यूला। जो पोन्स है ये इंटरकनेक्ट करता है हेमिस्फीयर्स को ब्रेन के कॉर्पस कैलोसम को और हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट कर रहा होता है आपस में, और कॉर्पस कैलोसम और लोअर कॉर्टेक्स नर्व्स जो होते हैं उनसे ये डील कर रहा होता है। ये ब्रिजिंग करता है बोथ हेमिस्फीयर के दरमियान, स्पेशली उनके दरमियान इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए ये यूज़ होता है। फिर है मेड्यूला। मेड्यूला एक एक्सटेंशन है जो बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर की तरफ एक लंबी एक्सटेंशन जो होती है, ये वो है एट द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ये स्ट्रक्चर मौजूद होता है। और ये की रोल प्ले करता है मैकेनिकल फंक्शंस को, इनवॉलेंट्री जो मूवमेंट्स होती हैं बॉडी की उनको ये कंट्रोल कर रहा होता है। और ये इन्वॉल्व होता है रेस्पिरेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में, मेंटेनेंस, टेम्परेचर है बॉडी का, हीट और कोल्ड को मेंटेन करता है। रेस्ट और स्लीपी कंडीशंस में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर लंग्स है, हार्ट बीट को भी ये कंट्रोल करता है। तो ये सारे फंक्शन इससे रिलेट कर रहे होते हैं। मेड्यूला में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो ये भी फिर जो है इससे ये सारे फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, स्पेशली हार्ट बीट वगैरह का, लंग्स का, ये सारे इंटरनल बॉडीली ऑर्गन्स होते हैं उनको मेंटेन करने में ये इसका रोल है। अपर फ्रंट पार्ट जो मेड्यूला का होता है वो अगर डैमेज हो जाता है, इंजर्ड अगर होता है, तो कनेक्शन ब्रेन और रेस्ट ऑफ द बॉडी जिसमें डिस्टर्ब हो जाता है, और इसकी वजह से फिर इंडिविजुअल जो है वो वॉलंटरी मूवमेंट्स परफॉर्म नहीं कर पाता, और उसके अंदर एबिलिटी टू थिंक और जो की एबिलिटी थिंकिंग की एबिलिटी होती है वो भी लॉस हो जाती है। हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है, बीटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही होती, और इंडिविजुअल जल्दी डाई कर सकता है। मेडुला का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, और ये लिंक आ रहा होता है एक तरह से, इंटरकनेक्टिंग पोर्शन होता है जो ब्रेन को बाकी बॉडीली पार्ट्स के साथ इंटरकनेक्ट कर रहा होता है। अब नेक्स्ट आखिरी जो रह जाता है वो स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये एक तरह से एक इलोंगेटेड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। स्पाइनल कॉर्ड जो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये 1/2 इंच थिक होती है और ये 16 इंच लंबी ट्यूब होती है जो एक कवरिंग के अंदर मौजूद होती है। जो आउटर कवरिंग होती है वो थिक चैम्बर होता है और अंदर एक लंबी रॉड जो होती है वो स्पाइनल कॉर्ड की होती है। चैम्बर के अंदर डिफरेंट जगहों पर सुराख होते हैं जहाँ से स्पाइनल नर्व्स निकल रही होती हैं, और एक जोड़े होते हैं स्पाइनल नर्व के 31 पेयर्स मौजूद होते हैं। हर डिस्क के अंदर से एक एक पेयर जो है वो निकल रहा होता है। पेयर के अंदर एक सेंसरी एक मोटर न्यूरॉन होता है। स्केलेटन अटैच होती है बैकबोन के साथ इसी स्पाइनल कॉर्ड की वजह से, और ये वाला जो ऑटोमेटिकली इमरजेंसी में जो फंक्शन होते हैं स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शंस को उनको कंट्रोल कर रहा होता है। और स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो टोटल 31 पेयर्स होते हैं जिसमें से एक न्यूरॉन सेंसरी और एक मोटर न्यूरॉन मौजूद होता है। ये ज़्यादातर एरिया स्पाइनल नर्व्स का जो है वो ग्रे मैटर पर मुश्तमिल होता है। ज़्यादातर इसमें से नर्व्स जो होती हैं वो आउटर बॉडीली पार्ट्स को रीच करती हैं और एमरजेंसी केसेस में डिसीजन ले रही होती हैं, जैसे रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं वो। फंक्शन मेनली स्पाइनल कॉर्ड का क्या है कि सिंपल मेंटल प्रोसेसेस कंडक्ट होते हैं। इससे स्पाइनल कॉर्ड इंटरकनेक्ट करती है ब्रेन और मसल्स को, रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करती है। और इसके अलावा ब्रेन में जहाँ कई ऑर्गन्स और मसल्स को रीच करना होता है वहाँ स्पाइनल कॉर्ड जो है स्पाइनल नर्व्स की मदद से उनको रीच आउट करती है, वहाँ से सेंसेशन कलेक्ट करती है और मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू ऑर्डर्स पे करती है। और सबसे बड़ी बात है कि स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो ब्रेन का एक असिस्टेंट होता है ये। और वैसे तो अक्सर ब्रेन ही ऑर्डर जारी करता है, लेकिन अगर कई दफ़ा स्पाइनल कॉर्ड कोई ऑर्डर जारी करे और लाइफ थ्रेटनिंग ऑर्डर हो वो तो ब्रेन उसको कैंसिल आउट भी कर सकता है। तो ब्रेन जो है उसका असिस्टेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड, और बहुत
बहुत सारे इमरजेंसी फंक्शंस में ब्रेन से परमिशन लिए बगैर ही खुद स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ऑर्डर जारी कर देता है। लेकिन अगर वो ऑर्डर थ्रेटनिंग हो पर्सन की लाइफ के लिए तो फिर वो ऑर्डर ब्रेन कैंसिल भी कर सकता है। तो ब्रेन का असिस्टेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन होता है ये। और मैं अब आपको ये फ़ाइल जो है इमेजेस की सेंड कर देती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पर भी। इसके अलावा अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बेटा क्वेश्चन किया करें, उसके ऊपर पूछ लिया करें, मैं उसका आंसर कर देती हूँ अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही होती है तो।